नमस्कार दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आजमगढ़ की धरती पे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका कल जन्मदिन भी है और आजमगढ़ में आपके जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? अपना जन्मदिन अपने यहाँ तो मैं मनाती ही रहती हूँ। या लोग, हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवारजन, मित्र बंधु मनाते हैं, लेकिन इस बार शुद्ध साहित्यिक वातावरण में आजमगढ़ में मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है और हैरत भी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। शुक्रिया दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार का भारत भारती पुरस्कार जो है पुरस्कार से आपको नवाजा है और आपको भी याद होगा कि यह पुरस्कार लंबे समय पहले साहित्य में स्त्रियों में खास करके महादेवी वर्मा को मिला था। तो इतने अंतराल के बाद आपको मिलना, इसको आप कैसे देख रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं इसको लेकर के? ये बहुत खुशी की बात है और मुझे सबसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने दिनों बाद मुझको चुना गया है एक स्त्री के रूप में। सचमुच में हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद किसी स्त्री पर नज़र किसी की जाती है। स्त्री लेखन की ओर ही दृष्टि नहीं जाती है। इस बहाने अगर दृष्टि गई तो ये पूरी हमारी जो लेखिकाओं की जमात हैं उनके लिए ये प्रसन्नता की बात है और मेरे लिए तो है ही, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसकी कारक मैं हो गई। दूसरी बात कि महादेवी वर्मा मेरी प्रिय कवित्री और लेखिका थी और मुझे याद आता है कि जब उनको मिला था भारत भारती पुरस्कार, उसके बाद संजोगवश वो पटना आई हुई थी और पटना में मैंने उनसे रेडियो इंटरव्यू लिया था। जब मुझे मिला तो मुझे यही याद आया कि महादेवी वर्मा से रेडियो इंटरव्यू मैंने लिया था। उस वक्त उन्होंने ज़रूर मुझे आशीर्वाद दिया होगा कि उनके चरण चिन्हों पर चलने वाली मैं एक दिन उन्हीं के इसी पुरस्कार से नवाजी जाऊं। यह मेरे लिए अतिरिक्त हर्ष का विषय है। जी, और जैसा कि आप कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में लिखती रही हैं और मैथिली और हिंदी में भी आपका बराबर का हस्तक्षेप है, आपकी कहानियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री का एक व्यापक स्वरूप उभरता है। तो आप अपने स्त्री पात्रों को लेकर के तटस्थ हैं या फिर जो आज के दौर में एक नई तरह की धाराएं चली हैं उसको लेकर के सहमत हैं आप? तटस्थ नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि मैं स्त्रियों के दुख सुख, उनके संघर्ष, उनकी पीड़ा और स्वयं उनके द्वारा अपने आप को सिद्ध करके खड़े होने का जो उनको एक स्थान देती हूँ अपने साहित्य में, वो तटस्थ भाव नहीं हो सकता है। तटस्थ दिख सकता है लेखक, लेकिन होता नहीं है। जब तक हम अपने पात्रों के साथ पूर्णतया संपृक्त न हो जाए, उन्हें पूरी तरह आत्मसात न कर ले, तो हम कोई अच्छा लेखन नहीं कर सकते हैं। मैं तटस्थ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी स्त्रियों की प्रवक्ता हूँ और बनी रहना चाहती हूँ जिसकी कोई नहीं है। मैं जिस गांव के क्षेत्र से सचमुच में आती हूँ और उन जीवित पात्रों के साथ सचमुच में रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ, उनके दुख सुख सुनती रहती हूँ, उनके लिए कोई नहीं कुछ लिखता है, तो मैं उनके लिए लिखकर आप लोगों के सामने में बताती हूँ कि इनके पास भी हृदय है, इनका भी दुख सुख है, इनकी भी कुछ इच्छाएं कामनाएं हैं। यही मैं बताना चाहती हूँ। मैं तटस्थ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो लेखन, जो शहरी लेखन है, मैं उससे ज़रूर तटस्थ हूँ, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हमारी जो पीड़ित और दुखी महिलाएं, क्योंकि महिलाएं हर हालत में दुखी, पीड़ित और दलित हैं, विशेष रूप से जो ग्रामीण हैं, तो उनकी बात करते हुए मैं उनके साथ हमेशा संपृक्त ही हूँ, तटस्थ नहीं हूँ। आखिर में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी मौजूदा साहित्य में एक तरह से देखा जाए तो 2010 के बाद एक तरह से स्त्रीवाद के तौर पे देख सकते हैं कि वो साहित्य में एक तरह से आंदोलन के तौर पर आई हैं, स्त्रियां खूब लिख रही हैं।
तो इस खूब लिखने को किस तरह के विवेचन में आप लेती हैं, या इनका वर्गीकरण कर सकते हैं हम? हाँ, मैं वर्गीकरण क्या करूँगी। पहली बात तो ये है कि पहले स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर भी वो कहानी तो कहती थी। जो तरह तरह की कहानियाँ नानी दादी या बच्चे की माँ उसको सुनाती थी, उन कहानियों में अपना दुख पीड़ा सब उसमें समो देती थी। क्योंकि मैंने गौर किया है, मेरे जीवन में भी कई स्त्री कथाकार आई हैं। मेरी माँ, मेरी सास, मेरे नागार्जुन काका की पत्नी काकी, तो ये सब अपनी अपनी दृष्टि से कहानियों का चुनाव करती थी। इसी तरह सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने ऐसा किया होगा। तो कथाकार तो वो लोग पहले से थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। जी। तो नहीं, जो पढ़ी लिखी थी तो वो नहीं लिख रही थी। अब जब वो पढ़ी लिखी हो गई हैं तो उनको उद्वेलित करता है, अपनी जातीय अस्मिता उद्वेलित करती है। जातियां तो दो ही है, एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति। तो उनको अपनी जो जातीय अस्मिता उद्वेलित करती है, तो अब पढ़ी लिखी लड़कियां लिखने लग गई हैं। इसीलिए उनमें उबाल सा आ गया है और वो नई नई उठ खड़ी हुई है ना, तो अपने दुख को खूब शिद्दत से लिख रही हैं। इसीलिए ये तो अच्छी बात है कि लिख रहे हैं। जी। तो लेकिन इस लिखने को कई बार कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, नए दौर में खास करके, हम पुराने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस नई पीढ़ी में क्या सब्र की कमी के रूप में आप देखती हैं, या उनके उद्वेलन को समाज पचा नहीं पा रहा है, इस रूप में देखती हैं? पहली बात तो ये है कि कटघरे में पहले भी खड़ा किया जाता था। जी। जो पुरानी हमारी, हमसे बहुत पहले की पीढ़ी की आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, मैत्रेयी देवी जो बंगाल की थी, हिंदी की भी पुरानी लेखिका अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, किसी को भी बख्शा नहीं गया था। जी। तो वो कटघरे में होती थी खड़ी, लेकिन सबका मुद्दा अलग अलग था। अब अभी का मुद्दा ये है कि लड़कियां ज़्यादा खुलेपन से लिख रही हैं, यही कहा जा रहा है। तो भाई, खुलेपन से लिखने की उनकी मंशा है, वो आपसे अपने को कमतर नहीं समझती है, मत पुरुषों से कम अपने को नहीं समझती हैं, तो वो लिख रही हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि मुलम्मेबाजी क्यों नहीं लगाती हैं कोई भी वर्ष जो करती हैं तो उसमें मुलम्मा क्यों नहीं, आवरण क्यों नहीं चढ़ाती हैं? ये तो लेखक का अपना अधिकार, एक अधिकार होता है कि वो आपको बिल्कुल खुला छोड़ करके लिखे या मुलम्माबाजी करे। सबसे बड़ी बात है कि आप उसी जगह, कई लेखक हैं, बिना नाम लिए भी लोग समझ सकते हैं कि वो सीधे सीधे गालियाँ बकते हैं, तो उनका लेखन बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर स्त्री करती है तो आप उसकी आलोचना करते हैं। क्यों? स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? शारीरिक संरचना के अतिरिक्त और कोई अंतर मुझे तो समझ में, तो बिल्कुल बात बराबर बराबर पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, स्पेस में जा रहे हैं। तो अब आपके दिल में, दिमाग में ये क्यों आता है कि उसको ये नहीं लिखना चाहिए? अगर आप लिख सकते हैं तो वो क्यों नहीं लिखेगी? लेकिन आप ये कहेंगे कि हम नहीं लिखते, हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि मेरी रुचि उसमें नहीं है। जिसकी रुचि है, अगर वो लिखती है तो उसका एक अधिकार है। जी। अभी वैचारिक रूप से जिस तरह की लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं पंथ में बांटने के, तो इस लड़ाई से साहित्य का फायदा है या नुकसान है? ये तो मुझे तो नुकसान लगता है। जी। इसलिए कि साहित्य, मैंने उस वाद संवाद जो है और तरह तरह का जो ग्रुप है, संघ बना हुआ है, लेखक संघ वगैरह, और वो अगर अपनी बात थोपते हैं लेखकों के ऊपर, तो मैं उसका हमेशा विरोध करती हूँ, आज भी करती हूँ। मैं किसी भी वाद संघ से जुड़ी नहीं हूँ, ऐसे गांधीवादी विचारधारा की व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं गांधीवादी ही सब कुछ क्यों लिखूंगी? जब जो कुछ समझ में आएगा वो लिखूंगी। तो किसी भी विचारधारा के अनुसार अगर साहित्य लिखा जाएगा, उससे तो कोई मामला नहीं होता है। अगर विचारधारा से आप हट के सहज संवेदना से लिखते हैं, तो उसमें जो करुणा है वो विचारधारा में बंध के नहीं हो सकती।
ऐसा मेरा अपना जी विचार है। जी जी। चूँकि कल आपका जन्मदिन, जन्मोत्सव है, तो उस संदर्भ में क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगी नए लिखने पढ़ने और नई पीढ़ी को, या आपके बाद की जो पीढ़ियाँ आई हैं उनको कोई संदेश आपकी तरफ से? हाँ, तो मेरे बाद जो पीढ़ियाँ आई हैं या अभी जो अंकुरित हो रही हैं, मैं उन सबसे कहूँगी कि साहित्य पढ़ो। धीरे धीरे क्रमशः अपने हिंदी साहित्य को तो पढ़ो ही, भारतीय साहित्य जो अनुदित होके भी सामने आता है उनको भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो अक्सर लोग विदेशी साहित्य तो पढ़ लेते हैं, भारतीय साहित्य की ओर नज़र नहीं डालते हैं। तो आप जब अपनी परंपरा को ही नहीं पढ़ेंगे तो कड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। इसीलिए इनको अपने यहाँ का भारतीय साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, यही मैं कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।